जय हिंद। कंगना रनौत ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और कंगना ने जैसे ही ये कहा एक डिस्कशन शुरू हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है जो कि टाइटल्ड है नेहरू, बोस और मौलाना बरकतुल्ला हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू। बट सवाल ये आता है कि फिर बोस का क्या लेना देना है, मौलाना बरकतुल्ला का क्या लेना देना है। और इसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। ये अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ अपन ने बात करी ली कि कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और बट ऑब्वियस था कि कंगना रनौत को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। बट कंगना बीइंग कंगना, कंगना ने अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की थी। उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड थे बोस। उस बेसिस पे सुभाष चंद्र बोस इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आर्टिकल बात करता है कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या थी, अपन पढ़ेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी क्या थी उसके बारे में भी बात करेंगे। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और हिस्ट्री क्या कहती है, वो सारी बातचीत ये आर्टिकल करता है। वही सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 21, 1943 को सिंगापुर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया? अक्टूबर 21, 1943 को। कहाँ फॉर्म किया? सिंगापुर में फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होती है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंटरिम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फिर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फिर इमरजेंसी गवर्नमेंट को भी बुलाया जा सकता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को फॉर्म किया। कहाँ फॉर्म किया? सिंगापुर में फॉर्म किया। कब फॉर्म किया? अक्टूबर 21, 1943 को फॉर्म किया। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फॉर्म की गई थी, बोस इसके बने हेड ऑफ द स्टेट और बोस ने अपने कंट्रोल में लिए फॉरेन अफेयर्स और वॉर का पोर्टफोलियो। AC चैटर्जी को बनाया गया फाइनेंस का इंचार्ज। SA अय्यर को बनाया गया मिनिस्टर ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा। लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अफेयर्स। और बाकी बोस के आज़ाद हिंद फौज के जो ऑफिसर्स थे उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को फॉर्म किया था। कहाँ फॉर्म किया था? सिंगापुर में फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया? अक्टूबर 21, 1943 को। बोस बने इसके हेड ऑफ द स्टेट और बोस के पास में फॉरेन अफेयर्स और वॉर का पोर्टफोलियो था। AC चैटर्जी को दिया गया फाइनेंस का चार्ज। SA अय्यर को दिया गया मिनिस्टर ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा का चार्ज और लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स का चार्ज। अच्छा, ये अपने को पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बोस, या ये कहें कि बोस की आज़ाद हिंद फौज और जापान जो है वो साथ में मिलकर लड़ रहे थे। और जापान ने इनिशियली साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी उनको अटैक किया था और उनको कंट्रोल करना, कैप्चर करने की शुरुआत की थी। जैसे बर्मा पे अटैक किया गया था, सिंगापुर को कंट्रोल किया गया था, मलाया को कैप्चर किया गया था। और क्योंकि बोस इनके साथ में मिलकर लड़ रहे थे तो बोस ने जापान की गवर्नमेंट को ये बोला कि ये जितनी भी ब्रिटेन की साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज हैं, इनमें जितने भी इंडियन सिविलियन हैं, इनमें जितने भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनके ऊपर हमारी अथॉरिटी है, आप उन्हें हमें दे दो क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हम देख लेंगे क्या करना है। और जापान ने इनकी ये बात मान ली थी। इनफैक्ट आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ये भी क्लेम कर रही थी कि जापान की फोर्सेस और बोस की आज़ाद हिंद फौज जो है वो जिन भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को अटैक करेगी, ऑक्यूपाई करेगी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उन पे भी अल्टीमेटली अथॉरिटी किसकी होगी? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की होगी। इनफैक्ट बोस ने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करने के लिए, जायज करने के लिए अंडमान के ऊपर अपना कब्जा भी स्टैब्लिश किया था। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार जो कि जापान ने जीता था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, या ये कहें कि अंडमान एंड निकोबार जिस पे जापान ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था, ये अंडमान एंड निकोबार जापान ने किसको हैंडओवर कर दिया था? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को। हालांकि ये डी जूरी हैंडओवर था, मतलब
कहने के लिए कानून की किताबों में हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन अगर इन फैक्ट देखा जाए तो मिलिट्री कंट्रोल अंडमान के ऊपर अभी भी किसका था? जापान का ही था। लेकिन कहने के लिए दिसंबर 1943 में जापान ने अंडमान एंड निकोबार को किसको हैंड ओवर कर दिया था? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था। तो मतलब एक तरीके से बोस की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको एक टेरिटरी भी मिल गई है इंडिया की, जिसके ऊपर उनका कंट्रोल है। और ये जो गवर्नमेंट है इसने साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियंस रह रहे थे उनको सिटीजनशिप देने की भी शुरुआत की थी। अभी तक अपन ने क्या बात करी? सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को स्टैब्लिश किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। कब? अक्टूबर 21, 1943 को। बोस बने थे इसके हेड ऑफ द स्टेट। एसी चैटर्जी को बनाया गया था फाइनेंस का इंचार्ज। ऐसे अय्यर को मिनिस्टर ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा बनाया गया था। लक्ष्मी स्वामीनाथन को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स का इंचार्ज बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के साथ में मिलकर लड़ रही थी आज़ाद हिंद की फौज। तो बोस ने जापान को ये बोला कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की, जिनको आप अटैक कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, जैसे बर्मा, सिंगापुर, मलाया, उनमें जितने भी इंडियन सिविलियन हैं, उनमें जितने भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनके ऊपर हमारी अथॉरिटी है। आप उन्हें हमें हैंड ओवर कर दो, हम देख लेंगे कि क्या करना है। इनफैक्ट ये भी क्लेम किया जा रहा था कि कल को जापान और बोस की आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश इंडिया के जितने भी टेरिटरीज को अटैक करेंगे और कंट्रोल करेंगे और कैप्चर करेंगे, उन पे भी अल्टीमेटली अथॉरिटी किसकी रहेगी? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की रहेगी। अपने गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करने के लिए, जायज करने के लिए बोस ने अंडमान का कंट्रोल ले भी लिया था। जापान ने अंडमान एंड निकोबार को जीता था, और क्योंकि जापान और बोस साथ में मिलकर लड़ रहे थे तो दिसंबर 1943 में जापान ने अंडमान एंड निकोबार का कंट्रोल किसको दे दिया था? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दिया था। लेकिन ये डी जूरी है, कहने के लिए है, किताब में दिखाने के लिए है, लेकिन इनफैक्ट अभी भी मिलिट्री किसकी स्टैब्लिश थी वहां पे? जापान की थी। अभी भी मिलिट्री को कौन कंट्रोल कर रहा था? जापान कंट्रोल कर रहा था। इनफैक्ट ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है इसने साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियंस रह रहे थे उनको सिटीजनशिप देने की भी शुरुआत करी थी। और ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है इसको रिकॉग्निशन कहाँ से मिल रहा था? कौन मान रहा था कि हाँ यार ये इंडिया की गवर्नमेंट होने वाली है? एक्सिस पावर्स, वो पावर्स जिनके साथ में बोस ने हाथ मिलाया हुआ था। एक्सिस पावर्स कौन सी थी? जर्मनी, जापान और इटली। प्राइमरीली बोस ने हाथ मिलाया हुआ था जापान से, लेकिन जापान, जर्मनी, इटली साथ में मिलकर लड़ रहे थे, तो ये सारी एक्सिस पावर्स जो हैं वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे रही थी। और इन पावर्स के साथ में मिलकर जो भी अदर पावर्स लड़ रही थी वो भी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रही थी। और अल्टीमेटली सिंपल सी चीज़ है कि ये एक्सिस पावर्स के साथ में मिलकर लड़ रहे थे बोस। तो बोस ने जैसे ही एक्सेस पावर्स के साथ में, या ये कहें कि जापान के साथ में उनकी बातचीत हुई, तो बोस ने ब्रिटेन के ऊपर और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में ये जापान के साथ में मिल के लड़ रहे थे। बट ये कहना कि ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है ये पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये अपने आप में गलत है। लगभग 28 साल पहले एक और प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। कहाँ सेटअप की गई थी? काबुल में सेटअप की गई थी, और इसको बुलाया जाता था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। बोस ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करी वो सेटअप करी थी 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में। लेकिन बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट के सेटअप होने से लगभग 28 साल पहले एक और प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। कहाँ सेटअप की गई थी? काबुल में सेटअप की गई थी। और क्या बुलाया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बुलाया गया था। अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी क्या है वो देखते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बोस साहब ने फॉर्म करी थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और बोस साहब की मदद कर रहा था जापान, वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट अब्रॉड रह रहे थे, इंडिया के बाहर रह रहे थे, मोस्टली वो वाले इंडियन नेशनलिस्ट जो कि जर्मनी में रह रहे थे, यूएस में रह रहे थे, और इनके साथ साथ रिवॉल्यूशनरीज और पैन इस्लामिस्ट लोग जो थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉज को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल पावर्स की मदद मांगी थी। सेंट्रल पावर्स कौन थी उस टाइम पे? ऑटोमन टर्की, जर्मनी वगैरह, ये जो सेंट्रल पावर्स हैं इनकी मदद मांगी थी इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो सेंट्रल पावर्स हैं ये ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही थी, तो मदद मांगी गई इनसे। और एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल सेटअप की गई। कहाँ पे? काबुल में। इसके प्रेसिडेंट बने राजा महेंद्र प्रताप। प्रेसिडेंट कौन बने? राजा महेंद्र प्रताप। और प्राइम मिनिस्टर बने मौलाना बरकतुल्ला। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मौलाना बरकतुल्ला। ये जो राजा महेंद्र प्रताप हैं, ये मौलाना बरकतुल्ला जो हैं,
ये ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इंडिया के बाहर रहकर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए मेहनत कर रहे थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काबुल में सेटअप की गवर्नमेंट इन एग्जाइल। प्रेसिडेंट कौन बने? राजा महेंद्र प्रताप। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मौलाना बरकतुल्ला। मौलाना बरकतुल्ला का नाम गदर मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। गदर मूवमेंट के इनफैक्ट ये फाउंडर हैं। गदर मूवमेंट जिसके बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने। गदर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी कैलिफोर्निया से 1913 में। इसी गदर मूवमेंट के एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने भी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को सपोर्ट किया था, इसके कॉज को सपोर्ट किया था। जैसे बोस साहब ने स्टैब्लिश की थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, कहाँ की थी? सिंगापुर में इन्होंने स्टैब्लिश की थी। और कब स्टैब्लिश की थी? अक्टूबर 21, 1943 को। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब काबुल में स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, और इस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बने राजा महेंद्र प्रताप और प्राइम मिनिस्टर बने मौलाना बरकतुल्ला। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी है ये भी तो एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट ही है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मैडम कंगना के अगर क्लेम्स को माना जाए फिर तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए वो होने चाहिए मौलाना बरकतुल्ला, अगर हम प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के हिसाब से ही देख रहे हैं तो। बट ये दोनों ही बातें पागलपन वाली बातें हैं, बिकॉज नो डाउट आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इनका बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। बट इनको एक्चुअल गवर्नमेंट्स कहना गलत है। दे वर द एक्ट्स ऑफ डिफाइंस। एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए, उनका विरोध करने के लिए ये सिंबॉलिक तौर पे स्टैब्लिश की गई प्रोविजनल गवर्नमेंट्स थी। Setting up provisional governments and governments in exile has long been a way for resistant movements to gain political legitimacy. Provisional government setup करना, government in exile setup करना, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है कि अपना रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए ऐसा लोग बाग करते हैं। जैसे आज की डेट में सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला में चलती है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में चलती है। और ये जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है ये चाइनीज़ ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत को चैलेंज करती है, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तिब्बत को कंट्रोल करती है, तिब्बत की सरकार है। ये जो तिब्बत की लड़ाई है चाइना के अगेंस्ट में वो बनी रहे, लोगों में जोश बना रहे, उसके लिए एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट या ये कहें कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल सेटअप की गई है। बट इसको एक्चुअल गवर्नमेंट कहना अपने आप में गलत होगा। वैसे ही 1915 में, 1943 में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी, जिनके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट्स नहीं थी, ये सिंबॉलिक एक्ट्स ऑफ डिफाइंस थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पे कि भाई हम आपका विरोध करते हैं, हम आपके साथ में नहीं खड़े होते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं, वो डिफाइंस दिखाने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन इनको एक्चुअल गवर्नमेंट कह देना अपने आप में बेवकूफ़ी वाली बात है। और इन दोनों को एक्चुअल में गवर्नमेंट कहा भी नहीं जा सकता। उसके दो रीजंस हैं क्यों नहीं कहा जा सकता। एक तो इन दोनों ही गवर्नमेंट्स को वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। इनको जो रिकॉग्निशन भी मिला वो उन कंट्रीज़ का मिला जिनका कुछ ना कुछ मोटिव जुड़ा हुआ था। जैसे जापान ने सपोर्ट किया, बोस साहब की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जापान का अपना मोटिव था कि कैसे भी साउथ ईस्ट एशिया पे, इंडिया पे उसका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाए। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जापान का कोई लेना देना था ही नहीं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से। तो एक रीज़न तो ये है कि इनको वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं मिला, इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। और दूसरा, इन दोनों में से ही किसी ने भी एक्चुअल इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल नहीं किया, गवर्न नहीं किया। कुछ हद तक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने किया था, अंडमान को किया था, लेकिन वो भी डी जूरी था, मतलब दिखाने के लिए था। डी फैक्टो अगर देखें, इनफैक्ट अगर देखें तो अंडमान पे जो मिलिट्री कंट्रोल था वो किसका था? जापान का था। और दूसरी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, उसने तो रूल किया ही नहीं है, उसने तो किसी इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल किया ही नहीं है। तो अगर बहुत सीरियस होकर बात करें तो दीज वर दी गवर्नमेंट्स ओनली ऑन पेपर। इनको एक्चुअल गवर्नमेंट्स कहना अपने आप में थोड़ी हल्की बात होगी। हाँ, दे हैव अ सिग्निफिकेंट रोल in showing that we do not agree with the Britishers, in showing that we stand against the Britishers। उनका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनको गवर्नमेंट कहना अपने आप में हल्की बात है।
और इसके साथ ये भी याद रखना कि कंगना कुछ भी बोल सकती हैं, बट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ अपनी बातचीत खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।